हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। जीसीसी में आपका स्वागत है। मैं आपकी बायोलॉजी की टीचर निखत परवीन हूँ। मैंने जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन स्टार्ट की थी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जनन के ऊपर डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कायिक परिवर्धन या कायिक प्रवर्धन। ये आज हमारा टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस वीडियो में जनन का कुछ टॉपिक रह गया था, तो पहले वो मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद कायिक परिवर्धन पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला आपका इसमें जो रह गया था वो है बीजाणु निर्माण, स्पोरुलेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बीजाणु निर्माण या स्पोरुलेशन। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन की विधि में स्पोर का निर्माण होता है, जिससे नए जीवों का विकास होता है। यहाँ देखिए बीजाणु निर्माण क्या है, सिंपल वे में आपको बता दूं कि बीजाणु निर्माण अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है। इसके अंतर्गत क्या होती है, स्पोर बनती है, जिसको आप बोलोगे बीजाणु हिंदी में। स्पोर बनती है और यही स्पोर फिर नए जीवों का विकास करती है। स्पोर क्या है, सूक्ष्म एक कोशिकीय पतली भित्ति वाले होते हैं, जो न केवल नए सदस्यों के निर्माण में बल्कि प्रकीर्णन में भी मदद करता है। तो बीजाणु क्या है, तो ये हो गया आपका, ये छोटा होता है, एक कोशिकीय होती है, पतली भित्ति वाले होते हैं, और ये ना केवल नए सदस्यों के निर्माण में बल्कि प्रकीर्णन में भी क्या करती है, मदद करती है। बीजाणु निर्माण जो होता है आपका, ये मुख्यतः मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और शैवालों में पाया जाता है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजाणु निर्माण की जो विधि होती है वह किस किस जगत के जीवों में होती है। तो मोनेरा जगत के जीवों में, प्रोटिस्टा, कवक और शैवाल में पाई जाती है। बीजाणु निर्माण 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसके अंतर्गत 3 तरह के स्पोर बनते हैं। पहला है आपका जू स्पोर, सेकेंड है कोनिडिया स्पोर और थर्ड है आपका स्पोरेंजियो स्पोर। तो चलिए बात करती हूँ जू स्पोर के बारे में। जू स्पोर जिसको बोलते हैं हिंदी में चल बीजाणु बोलते हैं, इसका निर्माण जू स्पोरेंजियम में होता है। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन अनुकूल परिस्थिति में होती है। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जू स्पोर का निर्माण तो जू स्पोरेंजियम में होता है, लेकिन ये इस प्रकार का जो अलैंगिक प्रजनन है ये कहाँ होती है, अनुकूल परिस्थिति में होती है, ना कि प्रतिकूल परिस्थिति में। उदाहरण बात करें तो क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स किसके एग्जाम्पल हो गए आपके, जू स्पोर के। तो आपको ये याद रहे या ना रहे कि इसका निर्माण कहाँ होता है, इसमें क्या होती है, बट आप उदाहरण जरूर याद रखोगे कि जू स्पोर का उदाहरण क्या क्या है। तो क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया। यहाँ पे मैंने क्लेमाइडोमोनास का फिगर भी बना के रखी हूँ, आप देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो आप, ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर है। एक्चुअली जू स्पोर में होता है क्या है कि एक जीव का प्रोटोप्लाज्म माइटोसिस डिवीजन करके जो है 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाती है और फिर वो प्रत्येक भाग नए जीवों का विकास करता है। तो यहाँ पे आपका क्लेमाइडोमोनास है, जिसमें माइटोसिस प्रोटोप्लाज्म हो रही है और जो है 2 बना, फिर उसके बाद माइटोसिस हुआ, फिर इन 2 से आपका कितना बना, 4 बना, और फिर ये चारों पार्ट जो है नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण किया। तो ये आपकी क्लेमाइडोमोनास में क्या हो रही है, आपकी बीजाणु निर्माण हो रही है। कौन सा, तो जू स्पोर हो रही है आपकी। नेक्स्ट है आपका कोनिडिया स्पोर। कोनिडिया स्पोर ये भी अलैंगिक प्रजनन की विधि है और ये जनरली कहाँ होती है, कवक में होती है। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः किसमें होती है, कवक में होती है। और जो नन मोटाइल स्पोर होता है, कोनिडिया स्पोर क्या होती है, वो चल बीजाणु होती है, ये चलता नहीं है। जिस तरह आप देखें जू स्पोर चल होता है, क्योंकि इसमें ये जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। इसकी मदद से ये पानी में तैरते हैं, इसलिए ये चल होते हैं। लेकिन इसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, वो चल होते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलियम, एल्ब्यूगो, एस्परजिलस इत्यादि। तो पेनिसिलियम का मैंने फिगर बना के रखी हूँ, यहाँ पे पेनिसिलियम का फिगर बना के रखी हूँ।
ये आपका, ये भी पेनिसिलियम का ही फिगर है, ये भी पेनिसिलियम का ही फिगर है। तो ये जो है ये आपकी भारतीय भवन की बुक में आपको इस तरह का फिगर मिलेगा और इस तरह का फिगर आपको दिनेश बुक में मिल जाएगा। तो ये कोनिडियोफोर इसको बोलते हैं। ये आपका स्टेरिगमाटा हो गया, और ये जो चैन के फॉर्म में जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कोनिडिया बोलते हैं। चैन के फॉर्म में जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? कोनिडिया बोलते हैं। और यही कोनिडिया फिर क्या करते हैं? नए जीवों का विकास करती है। यहाँ पे भी आपको कोनिडिया दिख रहा है। इस बाहर वाले लेयर को बोलते हैं कोनिडियोफोर, अंदर वाला इसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेरिगमाटा, और इस वाले भाग को बोलते हैं सेकेंडरी स्टेरिगमाटा। और ये हो गया आपकी कोनिडिया जो चैन फॉर्म में पाई जाती है। तो ये थी आपकी कोनिडिया स्पोर। अब नेक्स्ट है आपका स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर क्या है? ये भी अलैंगिक प्रजनन की विधि है। इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन भी कवक में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है। नेक्स्ट है आपका स्पोरेंजियोस्पोर। ये भी अलैंगिक प्रजनन का एक विधि है। इसके अंतर्गत क्या होती है? स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण होता है। देखते हैं, इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन भी कवक में देखने को मिलता है। ये भी कवक में देखने को मिलता है, जिसका निर्माण स्पोरेंजिया के अंदर होता है। जब स्पोरेंजिया परिपक्व होती है तब स्पोरेंजियोस्पोर वायु द्वारा डिस्पर्सल होकर नए जीव का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए राइजोपस, म्यूकर, इन सब में क्या होती है? स्पोरेंजियोस्पोर का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे मैंने फिगर बना के रखी हूँ स्पोरेंजियोस्पोर का, ये राइजोपस का फिगर बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखो राइजोपस में आपका ये स्पोर्स बना हुआ है, और ये स्पोरेंजिया जब परिपक्व हो जाती है तब ये जो है आपका बाहर निकलती है स्पोरेंजियोस्पोर, और फिर ये जो है नए जीवों का विकास करती है। तो ये हो गई आपकी स्पोरेंजियोस्पोर हो गई। नेक्स्ट है अब आपका अपखंडन होगा। बीजाणु जनन के बाद आपका क्या था? अपखंडन था, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन इंग्लिश में, अपखंडन, खंडी भवन या अपखंडन। तो इस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन में सरल बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर अलग हो जाता है, और प्रत्येक भाग नए जीवों में विकास कर जाते हैं। उदाहरण के लिए स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। एक चीज आप ध्यान दोगे यहाँ पे, अपखंडन, इसमें आप उसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको विखंडन की परिभाषा। तो विखंडन और अपखंडन दोनों बिल्कुल समान लगेंगे आपको, बस एक चीज का अंतर है कि अपखंडन जो होती है वह सरल बहुकोशिकीय जीव में होती है, लेकिन विखंडन जो होती है वह होता है एक कोशिकीय जीवों में होती है। यहाँ पे मैंने नोट भी डाल दिया है कि बाइनरी फिजन एक कोशिकीय जीवों में होती है, जबकि अपखंडन या खंडीभवन जो होती है वह सरल बहुकोशिकीय जीवों में होती है। तो ये आपका हो गया। तो इसमें अब एक ही चीज अंतर याद रखोगे और आप इसका उदाहरण याद रखोगे। स्पायरोगैरा में क्या होती है? अपखंडन होता है। यूलोथ्रिक्स में क्या होती है? अपखंडन होती है। तो ये हो गई आपकी अपखंडन थी। यहाँ पे मैंने फिगर भी बना के रखी हूँ आपका स्पायरोगैरा का फिगर बनाई हूँ। देखो ये फिगर बनाई हूँ, इसमें 2 भाग में बांट दिया, 2 नए जीव का विकास हो गया आपका। अगर ये 3 भाग में बटेगी तो 3 नया जीव बनेगा, 4 भाग में बटेगा तो 4 नया जीव बनेगा, जितने भाग में बटेगा उतना नया जीव का विकास होगा। तो नेक्स्ट है आपका पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन ये अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है एवं खोए हुए भागों को पुनर्मरम्मत करने की भी एक विधि है। बहुत इंपॉर्टेंट, अलैंगिक प्रजनन की तो विधि है ही, ये खोए हुए भागों को पुनर्मरम्मत करने की भी एक विधि है। जो खो गया, इसमें क्या होता है, कोई भी जीव अगर किसी भी भाग को खो देता है या किसी कारणवश टूट गया, विभक्त हो गया 3 या 4 भागों में, तो प्रत्येक भाग फिर नया जीव तो बन ही जाता है। और क्या होता है कि वो जो खोया हुआ भाग है उसके अंदर की जो कोशिका है, वो जमा हुई जो कोशिका है वो बाहर निकलती है, उभरती है, और वो खोए हुए भाग का फिर से निर्माण कर देती है। इसलिए बोलते हैं कि ये खोए हुए भागों को पुनर्मरम्मत करने की एक विधि है। मैंने यहाँ पे लिख के रखी हूँ। इसके अंतर्गत अगर जीवधारी अपना एक भाग खो देता है या 2 से अधिक टुकड़ों में विभक्त हो जाती है, तब शरीर की संचय कोशिकाएं उभरती है एवं खोए हुए भाग का निर्माण करती है। उदाहरण के लिए हाइड्रा, अस्वंज, पोलिनेरिया, ये हो गई आपकी उदाहरण। आप हमेशा बोल रही हूँ मैं कि आपका इसमें इम्पोर्टेंट है, उदाहरण याद रखोगे।
और ये आपकी फिगर हो गई पुनरुद्ध भवन का। इसमें देख रहे हो 4 भागों में टूट गया और चारों भाग जो है फिर नए जीवों का निर्माण कर दिया आपका ये। तो ये चीजें हो गई पुनरुद्ध भवन। और आपका अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके 12th में बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और हर बार मतलब पूछा गया क्वेश्चन है और हो सकता है मैं भी आगे पूछे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स मेंटेन कर सको। अब है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कायिक प्रवर्धन। पौधे के पुष्प भाग को छोड़कर पौधे के अन्य शारीरिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका इत्यादि से नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। यानी कि पौधे में आप जानते हो पौधे के पुष्प को जनन भाग बोलते हैं और पुष्प को छोड़कर बाकी सभी भाग क्या कहलाते हैं? कायिक भाग कहलाते हैं, शारीरिक भाग कहलाते हैं। तो कायिक भाग में आपका जड़ भी आ गया, तना भी आ गया, पत्ती भी आ गया, कलिका भी आ गया। तो अगर जड़ के द्वारा अगर नया पौधा बन रहा है तो कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। अगर तना के द्वारा नया पौधा बन रही है या पत्ती या कलिका के माध्यम से नया पौधा बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। अब कायिक प्रवर्धन जो होती है आपका, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना के रखी हूँ ताकि हम जो अभी उसके बाद बताएंगे सबके बारे में वो आपको अच्छा लगे और इजी पड़ जाए याद करने में, इसलिए डायग्राम बनाई हूँ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप्स के, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये जो इसको बोलेंगे हिंदी में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और ये हो जाएगा आपका कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन आपका जड़ के द्वारा भी होती है यानी बाय रूट्स के माध्यम से भी होती है, स्टेम यानी तना के माध्यम से भी होती है, लीव्स के थ्रू भी होती है और फिर वल्बिल्स के थ्रू भी होती है। स्टेम्स के आपका 3 तरह के होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स, सब एरियल स्टेम्स, एरियल स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स को बोलते हैं हिंदी में भूमिगत तना, सब एरियल स्टेम्स को बोलते हैं भूपृष्ठीय तना और एरियल स्टेम्स को बोलते हैं वायवीय तना बोलते हैं। अब आपका भूमिगत तना जो होती है इसके टाइप्स हैं आपके किसके किसके माध्यम से होती है, तो आपका है परकंद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम, सेकेंड आपका कंद जिसको बोलते हैं ट्यूबर्स, तीसरा है बल्ब जिसको बोलते हैं बल्ब भी बोलते हैं, घनकंद, कॉर्म। तो ये हो गई आपकी भूमिगत तना का यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम्स, परकंद, कंद, बल्ब, घनकंद अंतर्भूस्तरी के माध्यम से भी होती है। अब देखो भूपृष्ठीय तना सेबेरियल स्टेम्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक ऊपरी भूस्तरी, भूस्तारी और एक भूस्तरी, रनर्स, स्टोलेंस और ऑफसेट्स। इसके बारे में मैं अभी देखूंगी। तो अब है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कलम काटना, कैसे कलम काटते हैं, कटिंग, दाब कलम कैसे लगाते हैं, रोपण या कलम बांधना, फिर बड ग्राफ्टिंग कलिका रोपण, गुटी, अंटा, मैक्रो प्रोपेगेशन सूक्ष्म प्रवर्धन कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे किसमें, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में देखेंगे। अब स्टार्ट करती हूँ। सबका फर्स्ट था प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो इसी को स्टार्ट करती हूँ। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें पादप शरीर का कोई भी कायिक भाग उसके शरीर से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करता है जो प्राकृतिक रूप से होती है। याद रखोगे, इसमें प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होती है, पौधे का कोई भी कायिक भाग अलग होकर के जो है अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे का निर्माण करती है और ये अगर प्राकृतिक रूप से हो रही है, अपने आप हो रही है, तो बोलेंगे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में मैंने लिख के रखी हूँ, पौधे का वह कायिक भाग जो अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है उसे परवर्धी कहते हैं।
यानी जो भाग अलग होकर के नया पौधा बना रहा है, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, जो भी हो, जो नया पौधा बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? परिवर्ध्य बोलते हैं या प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट पॉइंट, परिवर्ध्य पर एक या अधिक कलिकाएं होती है और प्राकृतिक कलिका जो होती है वो तने की गांठों पर ही होती है। जब ये प्राकृतिक कलिका वाला भाग जमीन के संपर्क में आता है तो इन कलिकाओं के प्रस्फुटित होने से जड़ें उत्पन्न होती है और इस तरह नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये प्राकृतिक कलिका क्या होती है? जैसे ही आपका जमीन के संपर्क में आता है तो वह फूटती है और जड़ बना देती है, और जब जड़ बन जाएगा तो नया पौधा तो बनना वाजिब है, जाहिर सी बात है, नया पौधा बन ही जाएगी। अब प्राकृतिक कायिक परिवर्धन जो होती है वो कई तरह से होते हैं, तो देखती हूँ। जैसे इससे पहले भी हमने देख लिया, जड़ के माध्यम से, पत्ती, तना, तो देखते हैं पहले रूट्स, बाय रूट्स। इसमें दो प्रकार के जड़ें भाग लेती है, एक मूसलाधार जड़, दूसरा अपस्थानिक जड़। मूसलाधार जड़ में का उदाहरण हो गया आपका शीशम, अमरूद, पोपलर। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण हो गया आपका मीठा आलू, डेलिया। मूसलाधार जड़ आप समझ रहे हैं, टेप रूट्स बोलते हैं, जो सीधा लंबा होता है, इससे चना सबका होता है, पूरा लंबा होता है। अपस्थानिक जड़ तो जिसको जकड़ा जड़ बोलते हैं, इसमें बहुत सारे जो है झाड़ मतलब निकला हुआ रहता है, ब्रांच बहुत सारा निकला हुआ रहता है, वो हो गए आपके अपस्थानिक जड़। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो गई? मीठा आलू, जिसको बोलते हैं शकरकंद, स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट है आपका तना, स्टेम्स के थ्रू, बाय स्टेम्स। तो स्टेम्स का 3 तरह के होते हैं, भूमिगत तना, भूपृष्ठीय तना और वायवीय तना। अंडरग्राउंड स्टेम्स, सब एरियल स्टेम्स और एरियल स्टेम्स। मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ, जो पहले बताई थी वही लिखी हूँ, तो इसी को पहले स्टार्ट कर देती हूँ। स्टेम ट्यूबर्स, तना कंद क्या है? इस प्रकार के तने के गांठों पर छोटी कलिकाएं पाई जाती है जिन्हें आंक कहते हैं। यदि इस आंक वाले भाग को जमीन में बोया जाता है तो ये कलिकाएं प्रस्फुटित होकर क्या होती है? प्रस्फुटित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। मतलब इसमें तनाकंद में क्या होता है कि ये जो तनाकंद है ये तो आपका भूमिगत तना है, इसमें कलिका पाई जाती है जिसको आंक बोलते हैं, और वह अगर आंक वाला भाग जमीन के संपर्क में आता है तो फिर जो है क्या होती है? नया पौधा का विकास करता है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो आलू हो गई आपकी, आर्टिचोक हो गया। आलू में तो मैंने फिगर भी यहाँ बना के रखी हूँ, ये इस टाइप का जो निकला हुआ रहता है इसको क्या बोलते हैं? आंक बोलते हैं, और यही भाग जमीन के संपर्क में आता है और नया पौधा बनता है। और नेक्स्ट है आपका बल्ब। बल्ब क्या है? ये भूमिगत संघनित तना है जिनके ऊपर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती है। पहली बात इसको याद रखोगे, बल्ब क्या है? भूमिगत संघनित तना है। भूमिगत संघनित क्या है? तना है जिनके ऊपर एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती है, और फिर जब इनको जमीन में बोया जाता है तब इनके अंदर पाए जाने वाली कलिका प्रस्फुटित होकर नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण के लिए लहसुन हो गया, प्याज हो गया इत्यादि। यानी बल्ब क्या है? तो भूमिगत संघनित तना है और इसके ऊपर एक से अधिक कलिकाएं होती है, और जब उस कलिका को जमीन के अंदर बोया जाता है तो फिर वह कलिका प्रस्फुटित होती है और नए पौधे को जन्म देती है। तो ये बल्ब हो गई। बल्ब का एक उदाहरण क्या है आपका? लहसुन, प्याज। तो इसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ये तो नहीं आएगी लेकिन ये आपका उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब, लहसुन में किसके द्वारा कायिक परिवर्धन होती है? बल्ब के द्वारा। प्याज में बल्ब के द्वारा। आलू में तना कंद के द्वारा। तो इस चीज को याद रखोगे, हम अंडरलाइन कर दी हूँ यहाँ पे, इस चीज को आप याद रखोगे और ये याद कर लोगे, बल्ब भूमिगत संघनित तना है। नेक्स्ट है आपका कौर्म, जिसको बोलते हैं घनकंद बोलते हैं, कौर्म या घनकंद। ये ओशाखित भूमिगत फूले तने होते हैं। कौर्म क्या है? तो ओशाखित भूमिगत फूला तना है, इससे कोई ब्रांच निकला होने रहता है, भूमिगत तो है ही, फूली तना है, जिनके ऊपर वृत्ताकार गांठें होती है और इन्हीं गांठों पर कलिकाएं पाई जाती है जो नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण के लिए जिमीकंद, कोलोकेशिया। जिमीकंद किसको बोलते हैं? आप ओल देखे होंगे, ओल जमीन के अंदर उस जो होता है आपका भूमि के अंदर, वो बहुत गोल गोल होती है और उसके ऊपर छोटा सा जो है इस टाइप का जो है इस टुकड़ा मतलब गोल गोल पाया थी कली का, और जब उसको आप कहीं भी जमीन पे बो दोगे तो फिर से आपका नया पौधा बन जाता है।
तो वही चीज़ है आपका, वो घनकंद का एग्जाम्पल हो गया आपका जिमीकंद, जिसको ओल बोलते हो, और एक हो गई आपकी कोलोकेसिया हो गई। तो ये चीज़ें हो गई घनकंद। नेक्स्ट है आपका राइजोम्स, जिसको बोलते हैं हिंदी में परकंद बोलते हैं। ये मुख्य भूमिगत तना है जिसमें विपरीत परिस्थितियों में सुसुप्ता के लिए भोजन इकट्ठा रहता है एवं अनुकूल परिस्थितियों में वायवीय तनों को बनाने के लिए इनके ऊपर कलिकाएं पाई जाती है जो नए पौधे को जन्म देती है। परकंद क्या है, तो भूमिगत तना है और ये विपरीत परिस्थितियों में अपने अंदर भोजन को जमा रखती है। जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है तो वायवीय तनाव को बनाने के लिए इनके ऊपर कलिका होती है और फिर वही कलिका वही चीज होगा, जमीन के संपर्क में आएगी, प्रस्फुटित होगी और नए पौधे को जन्म देगी। उदाहरण के लिए अगर देखूं तो ये आपका हो गया यहाँ पे केला हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया आदि। तो ये आपका ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है। अदरक में किसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो परकंद के द्वारा। हल्दी में परकंद के द्वारा, केला में परकंद के द्वारा होता है आपका। यहाँ पे हम हल्दी का फिगर बना के रखी हूँ, ये क्या आपका परकंद के द्वारा जो है कायिक परिवर्धन होती है। नेक्स्ट है आपका अंतर्भूस्तरी सकर्स, ये लास्ट है इसका आपका भूमिगत तना का अंतर्भूस्तरी। ये पतली भूमिगत शाखाएं हैं जिनका विकास वायवीय तने के आधार भाग से होता है। उदाहरण के लिए मिंट, क्राइसेंथेमम। तो ये हो गई आपकी अंतर्भूस्तरी हो गई। इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट्स बना सको। नेक्स्ट है अब आपका अब है वायवीय भूपृष्ठीय तना। भूपृष्ठीय तना भी आपका इसमें तीन चीजें देखेंगे। एक देखेंगे ऊपरी भूस्तरी, भूस्तारी देखेंगे और एक देखेंगे भूस्तरी देखेंगे। रनर्स, स्टोलोन और ऑफसेट्स देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, वो चीजें नहीं लिखी है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आते हैं। इसका मेन है एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण, तो वो लिखी हूँ मैं और इसी को याद करनी है आपको। रनर्स में क्या आता है, इसका उदाहरण क्या है, तो लॉन घास हो गया आपका, सेंटेला हो गया। भूस्तारी का उदाहरण क्या हो गया आपका, स्ट्रॉबेरी हो गया। नेक्स्ट है ऑफसेट्स, जिसको बोलते हैं भूस्तरी। ये केवल एक पोर वाला रनर्स है जो मुख्यतः जलीय पौधों में पाई जाती है। उदाहरण के लिए समुद्र शोक, वाटर हाइसिंथ आदि हो गया आपका। तो ये रनर्स में ऐसे बता दूं, मैं लिखी तो नहीं हूँ। रनर्स में क्या होता है कि क्षैतिज रूप से जो है पृथ्वी के ऊपर जो है ग्रो करती है। और ये हो गई आपका, और इसमें जो है प्रत्येक गांठ से जो है मतलब हर एक गांठ से जड़ निकलती है और जमीन में जाती है। स्टोलन हो गया, ये स्ट्रॉबेरी आ गया इसमें। ऑफसेट्स ये रनर्स ही है लेकिन एक पोर वाला है। एक पोर समझ रहे हो ना, दो गांठ के बीच में जो होता है उसको बीच वाला स्तंभ क्या बोलते हैं, पोर बोलते हैं। यानी कि आपका एक गांठ है और एक गांठ है, इसके बीच के भाग को क्या बोलेंगे, यानी कि ये आपका एक गांठ है और एक गांठ है और इसके बीच के भाग क्या बोलेंगे, इंटरनोडी बोलेंगे ना, पोर बोलेंगे। तो एक पोर वाला रनर्स है जो कहाँ होती है, मुख्यतः जलीय पौधों में होती है। इस चीज का ऑफसेट हमेशा कहाँ होता है, जलीय पौधों में होती है। जैसे समुद्र शोक हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गई। तो वाटर हाइसिंथ जो है ये आपके लिए बहुत ये है, वाटर हाइसिंथ को जलकुंभी बोलते हैं। इसका नाम और एक यूकोर्निया है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे नोट में लिख दी हूँ कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है क्यों, क्योंकि जलकुंभी को जो है बंगाल के जलाशय में सुंदरता के लिए लगाया गया था, लेकिन बाद में ये क्या हो गया, वहाँ पे जो है हानिकारक साबित हुई क्योंकि ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन को खींच लेती है, जिससे जलीय जीव खतरे में आ जाते हैं और जो है ये बहुत तेजी से ग्रो करती है, इसलिए इसको जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अब है आपका लास्ट है वायवीय तना। वायवीय तना में आपका उदाहरण लिखी हो, नागफनी हो गया, इसमें गन्ना हो गया। नागफनी या कैक्टस देखे होंगे आप, उसके तना से जो है मतलब क्या होती है आपका, ये जो है नया पौधा बनता है। गन्ना को काट के लगाया जाता है तो उससे नया पौधा बनता है। अब आपका लिप्स पत्ती के द्वारा और एक आपका पत्रकंद के द्वारा। तो लिप्स के द्वारा में आपका हो गया उदाहरण ब्रायोफिलम, विगोनिया, एडिएंटम हो गई। ब्रायोफिलम जिसको पत्थलचूर बोलते हैं, उसमें आप देखोगे पत्ती के किनारे खांचा वाला भाग से जो है क्या बनती है, नया पौधा बनता है आपका। तो पत्ती के माध्यम से नया पौधा बन रहा है।
ये होगी पत्रकंद हो गया, इसका उदाहरण है ऑक्जेलिस। और एक हो गई आपकी एगेव, अनानास, लिली हो गई आपकी। तो ये लास्ट थी आपकी। यहाँ तक आपका कायिक प्रवर्धन कंप्लीट होती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज यहीं तक रहने देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यदि आपको मेरी पढ़ाई पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। और फिर जो है लास्ट में आप सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।